आज मैं जापान के एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुनाने वाला हूं आपको, जिसकी कहानी ना सिर्फ आपको इंस्पायर करेगी बल्कि आपको उसकी जर्नी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जापान में इस आदमी को गॉड ऑफ ट्रेडिंग भी बोलते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं उनमें ये गॉड लेवल फिगर है। फिर इसने ऐसा क्या किया? क्या सिर्फ इसने पैसा कमाया? इसने पैसे के साथ इज्जत भी कमाई है। इस आदमी के मल्टीपल नाम हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी नहीं है, BNF नाम है इसका, बट वो नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये अपना ट्रेडिंग में नाम यूज करता है BNF। इसे जेकॉम ट्रेडर या फिर जेकॉम मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने जो सबसे बड़ा पैसा कमाया वो जेकॉम के शेयर के अंदर कमाया था 2005 में। वो मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या किया। आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि इसने $13,600 को 153 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, बट इसने उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। और 2005 की बात नहीं है, तो आज भी 2025 में भी ट्रेडिंग कर रहा है। बट ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताऊंगा। आप सॉफ्ट बैंक के बारे में जानते हो? सॉफ्ट बैंक दुनिया भर में बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट्स करता है। जो सॉफ्ट बैंक के फाउंडर है मासायोशी सोन, इन्होंने इस ट्रेडर को पर्सनली इन्वाइट किया, मिलने बुलाया और एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। बट आप जानते हो, एक ट्रेडर होते हुए सॉफ्ट बैंक के फाउंडर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको मुकेश अंबानी जी बुलाएं और एक बहुत सॉलिड डील दें आपको, जिसमें आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, और आप बोले नहीं जी मुझे आपका ऑफर नहीं चाहिए। इसने बोला इन्हें, भैया मैं तो एक नॉर्मल सा डे ट्रेडर हूँ, एक छोटे से अपार्टमेंट में रह के वहीं से ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे आपका कोई ऑफर नहीं चाहिए। एक ट्रेडर ने मासायोशी सोन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बट ये ट्रेडर की कहानी है क्या? कैसे शुरू किया, कैसे पैसा कमाया, आइए डिटेल में समझते हैं। इसने शुरुआत करी जापान के अंदर, ओसाका शहर के अंदर। ओसाका शहर के अंदर ये बहुत छोटे छोटे काम करता था। कभी ये किसी रेस्टोरेंट में काम करता था, अलग अलग तरीके के छोटे कोई भी काम मिल जाते थे जिससे इसको पैसे मिलते थे, तो ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने लग गया। अब जब ये रेस्टोरेंट में काम करता था, इसको ना एक नशे की आदत पड़ गई। अब जानते हैं वो नशा क्या था? वो नशा था फ़ोन के ऊपर चार्ट्स को देखना। उस टाइम पर मैं ये बात कर रहा हूँ 2000 के पहले की। सन 2000 से पहले आप बहुत ज़्यादा चार्ट्स एक्सेस नहीं कर सकते थे, बट जापान फिर भी ट्रेडिंग के अंदर इंडिया से आगे था। 1990 से लेकर सन 2000 का टाइम था ना, अगर मैं आपको निकाई का चार्ट दिखाऊं, जो इनका इंडेक्स है जापान का, तो आपको दिखेगा कि इस इंडेक्स ने बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई रिटर्न नहीं दिए थे। अगर आप ये 1990s देखोगे, 1990 से लेकर 2000 तक जापान का मार्केट सिर्फ गिरा ही है, इसने कोई रिटर्न नहीं दी। तो ये ट्रेडर ने उस टाइम पर इंस्पिरेशन ली कि मुझे ट्रेड करना है, बट क्योंकि उसने पिछले 10 सालों में देखा था कि मार्केट सिर्फ गिरती है, जैसे आप लोगों ने पिछले 10 सालों में क्या देखा है कि मार्केट सिर्फ बढ़ती है। अभी जैसे जापान की मार्केट बढ़ रही है, इंडिया की मार्केट भी बढ़ रही है, तो इसने मार्केट को गिरते हुए देखा और आपने मार्केट को बढ़ते हुए देखा। तो आप लोगों की जो ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बुल मार्केट के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी। इंटरनेट पर लोग भी डायलॉग मारते हैं, स्टॉक मार्केट हो या आदमी जाना ऊपर ही है। तो जब ऐसी बातें करते हैं तो उन लोगों को ये नहीं पता कि 10 साल कितना बड़ा टाइम होता है। अगर 10 साल तक मार्केट सिर्फ गिरती चली जाए और रिटर्न ना दे, अच्छों का पसीना छूट जाएगा और वो स्टॉक मार्केट से दूर रहना शुरू कर देंगे। बट उस टाइम पर जब जापान की मार्केट रिटर्न नहीं दे रही थी, जापान की रियल एस्टेट मार्केट बूम नहीं कर रही थी, इस आदमी ने डिसीजन लिया मुझे ट्रेडर बनना है। और उसकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है। उस टाइम पर जापान के अंदर एक उसने डॉक्यूमेंट्री देखी इस आदमी के ऊपर, जिसका नाम था विक्टर निडरहॉफर। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट जापानीज के अंदर विक्टर को ना वो थोड़ा विक्टर बोल देते हैं। इंडिया के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा होता है। तो जो विक्टर बोलते हैं, तो इसने विक्टर का V की जगह B ले लिया, उसके बाद N यहाँ से लिया और H यहाँ से हॉफर से लिया, तो इसने अपना नाम रख लिया BNF। सो ये इसके नाम के पीछे की कहानी है। जब तकाशी ने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसे पता लगा कि भाई ये अमेरिका के अंदर एक हेज फंड मैनेजर है, और उस टाइम से उसे इंटरेस्ट आ गया स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मार्केट में इंटरेस्ट लिया, जॉब करता था छोटी मोटी, पैसे जोड़ता था और चार्ट्स को देखता था। मैंने जैसे बोला चार्ट्स का तो नशा हो गया था इसे। जैसे ही इसे फ्री टाइम मिलता था ये प्राइस एक्शन देखने लग गया। आपको पता है जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आज आप देखते हो, ये स्क्रीन पर जो आपको एडिटर यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाएंगे, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जापान की ही इन्वेंशन है। जापान में ही पहली बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर खोज हुई और किताबें लिखी गई।
तो इसीलिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बोलते हैं। आज आप देखते हो कैंडल ग्रीन कलर की होती है, रेड कलर की होती है, बट स्टार्टिंग के अंदर जो चार्ट होता था वो वाइट एंड ब्लैक होता था। जो आपकी ग्रीन कैंडल होती थी वो आपकी वाइट कलर से रिप्रेजेंट होती थी और रेड कैंडल ब्लैक कलर से होती थी। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इसने इंस्पिरेशन ली और शुरू किया इसने यही $13,000 के आसपास जोड़े जैसे तैसे करके, और इसे लगा ठीक है टाइम आ गया है कि मुझे मार्केट में ट्रेड करना है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया जापान की मार्केट में जनरली बियर मार्केट चल रही थी, मार्केट गिर रही थी, तो इसने सोचा इस गिरती हुई मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाए, क्या कोई मैं स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकता हूँ। इसने उस टाइम पर डिस्कवर किया एक इंडिकेटर जिसका नाम है मूविंग एवरेज। सो यहाँ पर हमने इंडिकेटर लगा लिया आपके लिए ई में। इसकी सेटिंग मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि उसने जो सेटिंग यूज़ करी थी वो 25 की थी, वो 25 डेज मूविंग एवरेज देखता था। अब आप एक्सपोनेंशियल यूज़ करो या सिंपल यूज़ करो, दैट इज योर चॉइस। पर अल्टीमेटली ये करता क्या था, इसको ऐसा लगता था कि कोई भी स्टॉक बढ़ रहा है, तो मैं अभी निकाई के इंडेक्स पर कर रहा हूँ बट स्टॉक और ज़्यादा गिर सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टॉक अपनी मूविंग एवरेज से 25 दिन की मूविंग एवरेज से लगभग अगर 20% गिर जाता है तो वो लॉन्ग का ट्रेड ले लेता था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और जैसी प्राइस ऊपर निकलता था वो प्रॉफिट बुक कर लेता था। दिस वॉज ए स्ट्रैटेजी। बट अब आप देखो, उसे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी क्योंकि 20% की अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक आएगी नहीं, बट जब भी 20% की अपॉर्चुनिटी आएगी, स्टॉक्स बहुत सारे हैं, तो वो ट्रेड लेना उसने शुरू कर दिया। कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट बना बट जर्नली उसे ट्रेड्स में नुकसान होने लगा, उसे नुकसान आने लग गया ट्रेड्स में। अब वो ये देखने लग गया यार मुझे नुकसान आ रहा है तो मैं क्या करूं। अब हर ट्रेडर क्या करता है, अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं 20% से ज़रूरी नहीं कि हर बार 20% से ही ट्रेड मारूंगा, मैं 20% के अलावा एक चीज़ और देखूंगा, ये 20% की जगह स्टॉक 60% तक भी गिर सकता है। क्योंकि जब 2008 का क्रैश आया, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, ये देखिए, ये 2008 का क्रैश आया, तो इस क्रैश के अंदर जो इंडेक्स ही है वो अपने मूविंग एवरेज से लगभग 50% दूर हो गया। तो अब स्टॉक सोचो वो तो कितने गिर गए होंगे, 70-80% गिर गए होंगे। तो जब स्टॉक्स इतने ज़्यादा गिर रहे हैं तो वो ट्रेड कब ले, उसने कहा मैं ट्रेड लूंगा जब यहाँ से स्टॉक दोबारा बाउंस बैक करना शुरू करेगा। अब एग्जाम्पल, हर कोई बॉटम पकड़ना चाहता है, ये 2008 का जो बॉटम है हर कोई ये पकड़ना चाहता है। इसने सन 2000 में ट्रेडिंग शुरू करी थी जब ये 22 साल का था। सन 2000 के अंदर उसने लगभग $13,000 की कैपिटल से शुरू किया था, बट सिर्फ 2 सालों में उसने $1 मिलियन कमा लिया। उसने सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ट्विक किया कि एक तो सिर्फ 20% गिरते ही मुझे पोजीशन नहीं बनानी ऊपर की, वहाँ से वो प्राइस एक्शन देखेगा कि क्या स्टॉक ने चलना शुरू किया, और अलग अलग स्टॉक सेक्टर के अकॉर्डिंग उसने अलग अलग अप्रोच लगाई कि कहीं पर मैं 20% गिरने पे पोजीशन लूँगा, कभी 25, कभी 45% गिरने पे पोजीशन लूँगा। तो क्योंकि वो अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग स्टडी कर रहा था और वहाँ पे कंफर्मेशन पे ट्रेड कर रहा था, तो उसे प्रॉफिट होने लग गया। $1 मिलियन उसने कमा लिया। अब सिमिलर सेटअप पे ट्रेड करते करते सिर्फ अगले ही 2 सालों में उसने $1 मिलियन से $10 मिलियन कमा लिया। बियर मार्केट में मार्केट गिर रही है बट वो क्या कर रहा है, वो बाउंस बैक पे ट्रेड ले रहा है, गिरने के बाद बाउंस बैक पे पैसे बना रहा है, और सेम सेटअप से उसने बहुत पैसे बनाए। बट 2008 में वो ट्रैप हुआ। क्यों ट्रैप हुआ? जब मार्केट 2008 में गिरनी शुरू हुई, सो निकलने का कोई चांस ही नहीं था। कोई भी स्टॉक बाउंस बैक नहीं कर रहा था। वो जिन स्टॉक्स में पोजीशन ले रहा था उसमें नुकसान हो रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं यूएस मार्केट में ट्रेड करना शुरू करूं। उसने एक अलग से अकाउंट खुलवाया और यूएस मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया। $6.5 मिलियन की पोजीशन ली एक ही स्टॉक में। आप जानते हैं वो स्टॉक कौन सा था? लीमन ब्रदर्स। आपने सुना ना 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए आया क्योंकि लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हो गया। लीमन ब्रदर उस टाइम पर अमेरिका का टॉप बैंक्स में से एक आता था। जैसे इंडिया के अंदर हम बात करें HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका का बैंक था लीमन ब्रदर्स। उसने उस स्टॉक के अंदर, आपको पता है पोजीशन कब बनाई? जब वो स्टॉक लगभग 70% गिर गया था। 70%, $6.5 मिलियन लगाए, बट वो $6.5 मिलियन का क्या हुआ? जीरो हो गया। वो बैंक ही खत्म हो गया। इतना बड़ा नुकसान आया, उसने कसम खाई कि मैं कभी भी दोबारा यूएस मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। उसने जापान की मार्केट में फिर से पोजीशंस लेना शुरू किया। बात है अक्टूबर 2008 की। अक्टूबर 2008 को भाई साहब वापस आते हैं और सोचते हैं यार ये देखो ये थोड़ा सा ग्रीन बन रहा है, यहाँ पर दोबारा से बाउंस बैक आ सकता है, मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। तो अगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें
तो इंडेक्स लगभग 20% के लेवल के आसपास है। मैं यहाँ पर दोबारा पोजीशन बना सकता हूँ। उसने पोजीशंस बनानी शुरू करी दोबारा से ये सितंबर अक्टूबर के आसपास, बट हुआ क्या, जब उसने बाउंस बैक देखा, उसने पोजीशंस बनाई, वो ट्रैप हो गया। मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरी कि अगर इस मूविंग एवरेज से देखें तो यहाँ पर इस जगह पर अक्टूबर के अंदर ही मार्केट 42% नीचे आ गई। उसको ज़बरदस्त घाटा होने लग गया, इतना ज़बरदस्त घाटा कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ट्रेडिंग में कभी मेरे सेटअप पे, जिस सेटअप से उसने इतना पैसा बनाया, ऑलमोस्ट जीरो से शुरू किया सन 2000 से लेकर 2008, मतलब आप अगर एक स्ट्रैटेजी पर 8 साल से काम कर रहे हो और अगर वो स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे रही है तो आपको क्या लगेगा, ये स्ट्रैटेजी तो बढ़िया है, आई एम द गॉड इन द मार्केट। उसे भी यही लगा, बट मार्केट ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। उसे हल्का सा बाउंस बैक लगा, उसने पोजीशंस और बनाई और फिर मार्केट नीचे। अब उसे यहाँ पे लगने लग गया कि अगर इंडेक्स जो अपने मूविंग एवरेज से 50% गिर जाता है तो अब मुझे बाहर नहीं निकलना। या तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो अभी तक मुझे जो लॉस हुआ वो मैं लॉस बुक कर लूँ, मैं पूरा लॉस बुक कर लूँ और बाहर निकल जाऊँ, या फिर अब मैं दबा के पैसा लगाऊँ। मतलब दबा के मतलब जितना पैसा मेरे पास है मैंने अपना 50% डिप्लॉय कर दिया, अब यहाँ पर मैं अपना 50% और डालता हूँ, या तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा या मार्केट ऊपर जाएगी। आप सोच सकते हो उसने क्या किया होगा। वेल, कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था कि यस मैं रिकवर कर लूँगा। उसने अपने डीमेट अकाउंट के अंदर देखा रिमेनिंग पैसे कितने और सारा पैसा लगा दिया। ये एग्जैक्ट डेट है 27 अक्टूबर 2008 की। उसने अपने अकाउंट के अंदर $64 मिलियन की पोजीशन ले ली ऊपर जाने के लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। $64 मिलियन। अब देखिए 64 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मिलियन 8.5 करोड़ होता है, तो ये टोटल पोजीशन हो गई 544 करोड़ की कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अगले दिन होता क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा अगर आप मार्केट को समझते हैं, मार्केट और नीचे जाती है, दिल की धड़कनें और बढ़ जाती है। बट इसके बाद क्या होता है, जापान की मार्केट में लंच ब्रेक होता है। अभी भी मैं अगर आपको निकाय दिखाऊंगा तो निकाय इंडेक्स आपको बीच में दिखेगा, ये लंच ब्रेक लिखा हुआ आता है। जापान की मार्केट में लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद मार्केट भागना शुरू करती है। उस दिन की क्लोजिंग तक उसे $12 मिलियन का फायदा हो रहा था। 12 इंटू 8.5, 102 करोड़ का प्रॉफिट। क्या करना चाहिए था, उसे काट देना चाहिए था, उसने नहीं काटा। अगले दिन पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लेके गया। मार्केट होती है गैप अप, और ये गैप अप जो है ये लगभग 1.5% का होता है, बट इतनी बड़ी पोजीशन में 1.5% से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। और मार्केट एक मारूबुजू कैंडल बनाती है। मारूबुजू आपको पता है ना, जिसके बाल नहीं होते, जिसकी विक नहीं होती, और मार्केट खींचती चली जाती है, 7% इंडेक्स बढ़ता है। तो स्टॉक सोचो उसने क्या रैली करी होगी। और वो अभी तक का जेकॉम के शेयर के अंदर जो प्रॉफिट कमाया था 2005 में कमाया था, उसके बाद 2008 के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट बुक करता है ये छोटी सी रैली के अंदर। ऑल्दो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाता है, मार्केट दोबारा से नीचे गिरती है, बट यहाँ पर उसने पैसा बनाया जब इंडेक्स लगभग 7000 पर गिर गया था, जो आज 40,000 का इंडेक्स है। उसके बाद तकाशी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करता है। वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। सोर्सेज ऐसा बोलते हैं कि उसने मेजर इन्वेस्टमेंट उसके बाद बिटकॉइन के अंदर करी। बिटकॉइन का इन्वेंशन कब हुआ था ये वो कमेंट में बताइएगा। अभी तक हम 2008 तक पहुंचे थे। और उसके बाद आप सब जानते हो अगर डाइवर्सिफिकेशन करी होगी रियल एस्टेट में या फिर क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो कहाँ तक चली गई। रियल एस्टेट भी जापान का रिकवर करने लग गया, और स्टॉक मार्केट तो मैंने आपको इंडेक्स दिखाई दिया, वो 7000 का इंडेक्स 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो हर चीज़ बूम करी। अब देखिए जब मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन ने अभी हाल ही में क्या ज़बरदस्त रैली दिखाई है। देखो अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, आप भी CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं।
बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर 100x तक की लेवरेज है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर आप मोबाइल पे जैसी CoinDCX खोलेंगे आपको सबसे पहले SIP का फीचर मिल जाएगा। अगर आप SIP करके भी अमीर बनना चाहते हैं, वो भी क्रिप्टो के अंदर, तो आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। CoinDCX का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जिससे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर। और अगर आपको लगता है बिटकॉइन है भैया ये तो गिर सकता है, तो आप गिरने पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आप लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पर एक्सपर्ट पिक्स मिल जाएंगी। मतलब आपको ट्रेड्स पहले से ही वहाँ पर मिलेंगे कि आप किन किन ट्रेड्स में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको CoinDCX में मिलते हैं। फाइनली जो तकाशी कोटेगावा हैं वो आज भी ट्रेड कर रहे हैं, आज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। सोचिए एक ऐसा आदमी जिसने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा बनाया। लोग जो आप सुनते हो ना वो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, दूसरे के अकाउंट पे पैसा बना रहे हैं, बट ही इज द पर्सन जिसने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा बनाया है। तो पर्सनल अकाउंट में पैसा बनाने वाले बहुत कम लोग हैं और इनकी स्टोरी इसीलिए इंस्पायरिंग है क्योंकि एक स्ट्रैटेजी आपको मिली। इनकी स्ट्रैटेजी देखो बियर मार्केट के अंदर काम करती है और ये अपने आप को इसीलिए बिलियनियर बियर ट्रेडर भी बोलते हैं कि भैया मैं तो गिरती हुई मार्केट में पैसा बनाने की स्ट्रैटेजी निकाल कर बैठा हूं और उसी से मैंने पैसा बनाया है। आपको इनकी स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप कह सकते हो यस इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इनकी स्ट्रैटेजी के अंदर लॉस नहीं हुए। डेफिनेटली लॉस हुए, ऊपर के लिए पोजीशन ली, स्टॉक और नीचे गिर गया, बट देखो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको कितने साल हुए ट्रेड करते हुए, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना टाइम हो गया। अगर 2 महीने भी हुए ना तो भी 2 महीने नीचे कमेंट में लिखिएगा, हम देखेंगे ज्यादातर लोगों को कितना टाइम हुआ है ट्रेड करते हुए। देखो इंडिया के अंदर ज्यादातर ट्रेडर्स तो कोविड के बाद ही आए हैं, तो मुझे पता है कि यंग ट्रेडर्स हैं, पैशनेट ट्रेडर्स हैं, बट ऐसी स्टोरीज से आपको सीखने को मिलता है कि डिसिप्लिन से पैसा बनेगा। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।